लालू जी जेल से बाहर आए, उनकी सत्ता भी चली गई। उस दौरान 2 बड़ी चीज़ें, एक तो चारा घोटाला और चारा चोर बोला गया और दूसरा जंगल राज, उनके राज को जंगल राज बोला गया। कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ लालू जी उसमें दोषी हैं या निर्दोष हैं। हाँ, लालू जी ने उसमें 140-48 FIR किए थे। 1997 में क्या हुआ कि लालू प्रसाद जी जेल चले गए, राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री बन गई, नई मुख्यमंत्री थी और बिल्कुल ही उनको कुछ मालूम नहीं था। एक पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाटर लॉगिंग चारों तरफ हो गया था, बड़ी हालत खराब थी, जिसमें हाई कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी सारे पदाधिकारियों को, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सेक्रेटरी, कॉर्पोरेशन के चेयरमैन, बहुत सारे लोगों को कॉल किया उसने कि क्या है ये जंगल राज है क्या, जबकि कहा वो पदाधिकारियों को। मुख्यमंत्री तो लालू जी तो जेल में थे वहां पे। कमंडल का जवाब मंडल या मंडल का जवाब कमंडल, क्या था वो सारा राजनीतिक परिवेश? लेफ्ट भी सपोर्ट कर रहा था, भारतीय जनता पार्टी भी सपोर्ट कर रहा था। मंडल कमीशन लागू हुआ, वो अनाउंस होने के तुरंत बाद सोमनाथ से अयोध्या तक यात्रा की शुरुआत इन्होंने की। ये मंडल के अगेंस्ट में नहीं था तो क्या था? तेज प्रताप यादव। अभी 2-4 दिन पहले सोशल मीडिया पे एक तस्वीर उनके ही ट्विटर हैंडल से डाली गई और फिर बाद में हटाई गई, फिर उनको पार्टी से निकाला लालू जी ने, पार्टी और परिवार से भी निकालने की घोषणा। इसका क्या असर देखते हैं आप? ये बहुत ही पारिवारिक और व्यक्तिगत इशू हो जाता है। कोई अनुष्का यादव कोई फोटो छप गया था, हमने भी फोटो में देखा है सब। ये बहुत व्यक्तिगत बात है और परिवार में ही हल होगा। हस्बैंड वाइफ के बीच कहते हैं, कोई उनकी मोहब्बत किसी से करते हैं या कोई पिताजी ने कुछ एक्शन ले लिया, इससे बीजेपी को बहुत फायदा हो जाए ये सब होने वाला नहीं। ये 60 के दशक की बात है और बिहार के गोपालगंज जिले के फुलवारिया गांव में एक बालक गुलाब राय को एक अजीब सी बीमारी थी। वो बार बार बीमार पड़ते और वो मर जाते। मरने के बाद में जब उनको शमशान ले जाने की पूरी तैयारी हो जाती, शमशान ले भी जाते और फिर वो वापस से ज़िंदा हो जाते। ये एक बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, ये बार बार हुआ। ये बार बार होने की कहानी कहने वाले और उसको लिखने वाले लोगों के नाम आपको आश्चर्यचकित करेंगे। कहने वाले का नाम हम बाद में बताएंगे, लेकिन लिखने वाले आज हमारे साथ बैठे हैं। प्रोफेसर कह सकते हैं, लेखक कह सकते हैं, पत्रकार कह सकते हैं, नलिन वर्मा जी। नमस्कार, जन काफिला में आपका स्वागत है। मैं महेश चौधरी और हम लेकर के आए हैं एक बार फिर से इनफॉर्मल विद महेश। आज हम बातचीत नलिन जी से करेंगे। शुरुआती दिनों में वो पत्रकार रहे, फिर लेखक बने, फिर अभी प्रोफेसर इन प्रैक्टिस है। अब हमारा एक फॉर्मेट है कि हम खुद कम परिचय देते हैं नलिन जी, तो पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू। और हम चाहेंगे कि आप अपना परिचय खुद अपने तरीके से दें। मैं एक बिहार के एक गांव में, जो सिवान जिले का गांव है वहाँ एक पैदा हुआ। इत्तेफाक से वो गांव जो है वो लालू प्रसाद जी के गांव के नज़दीक है। गोपालगंज और सिवान एक ही जिला हुआ करता था, कुछ 5-10 किलोमीटर की दूरी पर हम लोगों का गांव है। खैर वो तो एक इत्तेफाक है। विलेज से ही मेरी पढ़ाई लिखाई हुई, लेकिन बाद के दिनों में एडुकेशन में अच्छा किया। लिखने की क्या कहिएगा, एक इंस्पिरेशन, शुरू से ही हम लिखते थे कहानियों को। लिखने का हमको शौक़ था, इतिहास में शौक़ था। तो इंटरमीडिएट तक तो मैं साइंस पढ़ा, लेकिन ग्रेजुएशन में BA ऑनर्स, मैंने हिस्ट्री में ऑनर्स लिया, उसमें टॉप किया यूनिवर्सिटी में। फिर से पटना यूनिवर्सिटी आया और उसके बाद से पटना यूनिवर्सिटी आने के बाद से जर्नलिज्म की यात्रा शुरू हुई। तो हिंदुस्तान टाइम्स 1988-89 में मैंने ज्वाइन किया और तब से जर्नलिज्म, इंग्लिश में जर्नलिज्म मैंने किया। लेकिन कहानियों को लिखने का शॉर्ट स्टोरीज लिखने का हमको एक जो रूरल थीम पर हो, जो जीवन मैंने जिया है, वो शॉर्ट स्टोरी लिखने की का जो इंस्पिरेशन था शुरू से ही था, वो मेरा पैशन था बेसिकली। तो मैं साथ साथ ही ये काम जो है
जर्नलिज्म जो था मेरे रोजी रोटी का एक साधन था, वो नौकरी थी। जी। लेकिन ये क्रिएटिव राइटिंग जो था, फोक टेल्स मेरी पहली किताब आपके सामने है, द ग्रेटेस्ट जी। फोक टेल्स ऑफ बिहार। तो ये एक दिन का नहीं है। मैं जब भी खाली होता था तो कोई गीत सुनता है, कोई संगीत सुनता है, तो मैं गांव में फोक टेल्स, बहुत सारे कथाकार हुआ करते थे जो पढ़े लिखे नहीं होते थे लेकिन कुछ कहानियाँ कहते थे, वो गीत गाते थे, उसमें मेरा बहुत शौक था। तो उसको मैं संकलित करते रहता था। और फिर जब जर्नलिस्ट बना, जिस तरह से कोई म्यूजिक सुनता है, कोई डांस करता है, कोई पेंटिंग बनाता है, वैसे ही ये लोक गीतों को मैं संजोता था, लिखता था, जो बाद में बहुत सारे स्टोरियों, बहुत सारे कहानियों का कथ्य बना, किताब भी बना। और भी मेरी किताबें जो आ रही हैं वो इस पर आधारित हैं। बहुत सारे शॉर्ट स्टोरीज मैंने लिखे जो किताब मैगजीन सिंगापुर से निकलता है, और सारे थर्सडे फोकटेल लंदन से निकलता था, तो उसमें मैं लिखता था। तो यही मेरी यात्रा है और यही साधारण सा परिचय। अभी मैं जामिया हमदर्द विश्वविद्यालय में मास कम्युनिकेशन और उसका जो मीडिया स्टडीज़ का डिपार्टमेंट है, उसमें मैं प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, 1 वर्षों से मैं वहाँ पर काम करता हूँ। पढ़ाना भी बहुत अच्छा लगता है। इतने दिनों तक लिखा है, तो अब स्टूडेंट्स को बताने में गिव बैक करने का एक फीलिंग होता है, तो अच्छा है। तो नलिन जी जो है वो सीनियर एडिटर की पोजीशन पे रहे द टेलीग्राफ में, स्टेट्समैन में, और नलिन जी अपने आप को ये कहते हैं कि वो छोटी छोटी कहानियाँ सुनाते हैं। एक किताब ये द ग्रेटेस्ट फोक टेल्स ऑफ बिहार नलिन जी की ये किताब है। लेकिन हम जैसे लोग मानते हैं कि सबसे ग्रेटेस्ट फोक टेल तो बिहार का आपने ये लिखा, रायसीना से गोपालगंज से रायसीना, मेरी राजनीतिक यात्रा, लालू प्रसाद यादव जी की आत्मकथा। आत्मकथा कहेंगे पहला तो इसे, या फिर इसको जीवनी आत्मकथा कहेंगे? ही कहेंगे, उनकी आत्मकथा ही है, ऑटोबायोग्राफी है। तो देखिए, ये लालू प्रसाद जी से मेरी जो जान पहचान हुई वो 80 के दशक के अंत में, और 90 में तो मुख्यमंत्री बन गए। उसी कालक्रम में मैं भी जर्नलिस्ट बन गया था। तो एक जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल पर्सनालिटी के बीच में जो संबंध होना चाहिए था, संबंध तो ऐसे ही बनना शुरू किया बेसिकली। लेकिन वो भोजपुरी भाषी थे, मैं भी उस रूट से आता था। एक आपको भाषाई समीपता कहिए, और जहाँ तक विचारों का सवाल है, तो उस समय बाबरी मस्जिद गिरा था, आपको याद होगा, 1992 में हिंदुत्व का राइज हो रहा था। उसमें ये यंग लालू प्रसाद जो थे, एक इस हिंदुत्व या सामंतवादी ताकतों के खिलाफ में एक मुखर आवाज थे। हम लोग तुरंत यूनिवर्सिटी से निकल करके आए थे, तो इनको भी चाहिए, यंग लोग, जो पुराने लोग थे जर्नलिज्म में, वो कांग्रेस या उस तरह के लोग थे जिनका ऑलरेडी उनका बना हुआ था, एक तरीका बना हुआ था। हम लोग भी नए थे, ये भी एक तरह से इनका अपने को स्थापित करना चाहते थे। तो वो उनका जो तेवर था, जिसके एलिमेंट में सेक्युलरिज्म था, जिसके एलिमेंट में सोशल जस्टिस था, और बहुत मुखरता के साथ था, और बहुत दबंगई के साथ था। उस सेंस में काउंटर दबंगई कह सकते हैं आप, लालू यादव जो पैदा हुए, तो ऑब्वियसली हम लोग उसमें प्रभावित हुए इनसे, और ये बहुत सहजता से। उसमें बहुत लोग कटे, ग्रुप बना, बहुत लोग हिंदुत्व के फोर्सेस को ज्वाइन कर उसके स्पोक्समैन बनने लगे। सामंती जो मंडल कमीशन के विरुद्ध जो अपर कास्ट के जो लोग थे, लालू यादव पर जो लांछना लगाना शुरू किए, कुछ तो ऐसे लोग रह गए, जो कि बहुत सारे लोग उसमें चले गए। लेकिन जो तरक्की पसंद विद्यार्थी थे, जो स्टूडेंट्स आए थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास करते थे, उसको लगता था कि नहीं, ये माइनॉरिटीज़ के लिए या आदमी खड़ा हो सकता है, इसका आइडियोलॉजी खड़ा हो सकता है, दलितों के लिए, डिप्राइव्ड मार्जिनलाइज्ड सेक्शन के लिए।
तो ये बात जो थी हमारे संविधान में ही बात है कि आपको, अगर आप हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान संविधान को मानते हैं, तो सोशलिस्ट और सेकुलर होना जो आपका ऑप्शन नहीं है, आपको होना ही है, अदरवाइज आप इंडियन नहीं हो सकते हैं, आप संविधान को नहीं मान सकते हैं। तो उस तरह से यंग लालू यादव में हम लोगों का, यंग जर्नलिस्ट लोगों का एक जुड़ाव, हमारे तरह के आदमी का बहुत आत्मीयता हुआ। किताब तो बहुत बाद में आई। तो किताब में महेश जी एक और बात हुई कि 90 के दशक में फॉर्डर स्कैम ब्रेक हुआ। तो फॉर्डर स्कैम में जो स्टोरी छपती थी स्टेट्समैन में, उसमें मैं काम करता था, तो सब लालू जी के अगेंस्ट जाता था। मैं उसमें लीडिंग राइटर था, उनके खिलाफ लिखता था। मैंने, हम खिलाफ उनके नहीं लिखते थे। ये जो बीजेपी की जो धारा थी, हिंदुत्व का जो राइज हो रहा था, या बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया था, इसके खिलाफ हम लोग थे। लेकिन जब ये बर्स्ट हुआ, जब स्टोरी छपनी शुरू हुई फॉर्डर स्कैम का, तो फिर जो स्टोरी छपती थी वो लालू जी के अगेंस्ट जाता था, जो कि उसमें हम लीडिंग राइटर थे। हाँ, तो ये भी चर्चा का विषय था कि ये तय हुआ कि लालू जी की आत्मकथा लिखनी है, अब कौन लिखेंगे। तो जो 5-6 लोग तय करे गए, उनमें से आप एक ऐसे व्यक्ति थे जो बहुत क्रिटिकल रहे लालू जी के प्रति। और वो क्या किस्सा है, मतलब आपको लगा कि है कि देखिए 97-98 तक तो चूंकि इतनी वाजपेयी जी की सरकार बन गई थी, हिंदुत्व आडवाणी जी के एरा में आपको याद होगा काफी उग्र लोग थे ये लोग। तो 95 के इलेक्शन तक तो लालू प्रसाद जी एक सेकुलर, प्रो माइनॉरिटीज, प्रो दलित का हम लोग सपोर्ट करते थे। 96 में क्या हुआ कि फॉर्डर स्कैम, तो ये इसको सीबीआई इन्वेस्टिगेट करने लगा, वहाँ यूएन विश्वास एडिशनल डायरेक्टर हो गए, वो स्टोरी वगैरह देने लगे। तो आप ये एक ऐसी बात कोर्ट मॉनिटर करने लगा, स्टोरी आने लगा, तो उसमें वो एक स्कैम था जो कि आपको ट्रेजरी में, बहुत सारे ट्रेजरी से हुआ था, उसको बेसिकली ट्रेजरी स्कैम कहा जा सकता था, जिसमें एक्सेस विड्रॉल, बाद में सैकड़ों लोग उसमें एक्यूज थे, कई सारे केसेस हुए थे उसमें, बहुत दिनों से वो चलते आ रहा था। लेकिन जो स्टोरी जो छपता था ना, तो उसमें लालू प्रसाद जी चार्जशीटेड हो गए, जेल गए, तो ये स्टोरी छपेगा ना, तो ऑब्वियसली वो लालू जी के लोकप्रियता को कम करता था स्टोरी। और जो वो बीजेपी को कहीं ना कहीं से इनके एंटी फोर्सेस को मदद करता है कि भ्रष्ट है लालू प्रसाद। स्टोरी छपती थी तो स्टोरी तो छपनी थी, चूंकि फीड हो रहा था सीबीआई से, सारे जगहों से, अखबार के अपने तरीके होते हैं। तो उसमें हुआ क्या कि जब नीतीश कुमार जी फिर 2005 में मुख्यमंत्री बन गए, और इनिशियल स्टेज में उन्होंने अच्छा काम किया। नीतीश कुमार जी ने एक जो काम बाकी थे, तो उन्होंने काम किया अपना, रोड के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, उसमें, या दलितों, महादलितों और अति पिछड़ों के लिए उन्होंने काम किया। तो 2011, 12, 13, 14 के आसपास जो था, लालू प्रसाद जी, तो एक इमेज बन गया था कि ये लोग जो है तो लालू के खिलाफ, हम लोगों को भी प्रेजुडिस हो गया था कि लालू जी तो हम लोगों को लगता है कि भूल गए होंगे, या हमको क्यों याद करेंगे किसी चीज को। उस तरह के जर्नलिस्ट हम थे नहीं कि रोज रोज उनसे मिलते थे जाकर के। तो जेल में चले गए, तो कुछ पदाधिकारियों ने, कुछ लोगों ने, पब्लिशर सब, रूपा, हार्पर कोलिन्स, सब की लालू जी पर, क्योंकि पॉपुलर लीडर तो थे, और उनके पॉपुलैरिटी को कभी हम लोगों ने डिमीन नहीं किया, हमारे तरह का आदमी तो नहीं किया। जानता था कि ये सामाजिक, वो एक अलग पक्ष था, सोशल जस्टिस, अभी स्कैम हो गया था। तो हम पंजाब में, उसमें 2017 के आसपास की कहानी हम पंजाब में पढ़ाते थे यूनिवर्सिटी में। तब तक वो किताब हमारा सबमिट हो गया था, फोक टेल्स जो किताब थी। तो इनके पास एक सुधीर कुमार जी IAS अफसर थे, जो कि आपको रेलवे में, जब लालू जी मिनिस्टर थे तो उसमें ये सेक्रेटरी थे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में, लालू जी के वो SD थे। तो उन्होंने अप्रोच करना शुरू किया, तो वो जो पैनल लेके गए होंगे लालू जी के पास कि भाई ये लिखेंगे, तो बहुत लोगों का नाम लेना ठीक नहीं होगा जी। लेकिन लालू जी ने खुद चुनाव किया कि नलिन वर्मा लिखेंगे। तो वो सुधीर कुमार जी हमको नहीं जानते थे, लेकिन और जो लोग थे उनको
बहुत प्राइवेट बात होती है, क्योंकि पब्लिश नहीं होना तो बहुत चीज़। तो हमने कहा कि भाई हम कैसे लिखेंगे, इसलिए कि वो जेल में हम मिलेंगे तो नहीं। उनके बड़े बेटे की शादी होनी थी 2017 में, 18 में, तो निकलेंगे तो मुलाकात होगी फिर से, आप बात कर लीजिएगा, आपसे वो बात करेंगे वो। तो पहले तो हमको आश्चर्य लगा कि भाई हमको क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं। उसमें फिर लालू जी के लिए हमको एक बहुत मैंने श्रद्धा का भाव हुआ कि भाई जो आदमी ये नहीं है कि इतना क्रिटिकल भी रहा है, स्टोरी उनके अगेंस्ट गई है। तो तेज प्रताप जी की शादी थी, उसके एक दिन बाद हम गए बड़े मार्ग में, तो हमको लालू जी बोले कि आप ही को लिखना है मेरी किताब। तो हमको भी एक मौका लगा, हम जर्नलिस्ट हैं, बायोग्राफर हैं, राइटर हैं, कि भाई देश का इतना अजीम बड़ा नेता बोल रहा है अपना बायोग्राफी लिखने के लिए, तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है। मैंने कहा कि आपके साथ मैं रहूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा समय गुजारूंगा, आपका सुनूंगा। तो उन्होंने काफ़ी समय दिया, अपने दिल से उन्होंने हर चीज़, काफ़ी लिबर्टी दिया उन्होंने। ये नहीं कि आप लिख के देख रहे हैं बार बार कि कहाँ लिख रहा है क्या। एक बार जब वो कमिट कर दिए तो बहुत लंबी बातें की, हमने टेप भी किया उनका, फिर अस्पताल में गए, फिर बाद में जेल चले गए। तो जेल में हम जाते थे पास लेकर के मिलने के लिए उनसे। तो इस तरह से ये किताब सामने आई। जब किताब सामने आई तो काफ़ी हिट किताब, बहुत लोगों ने इसको पढ़ा, सराहा। तो हमको भी खुशी हुई कि चलो को ऑथर इस किताब के हैं, इतने बड़े पर्सनालिटी का, बहुत सारे लोगों का बायोग्राफी। तो इसका फाइनल ड्राफ्ट आपने लालू जी को जेल में सुनाया? फाइनल वो कि बोलते थे पहले, और फिर स्टोरी का तो स्ट्रक्चर होता है, आप जानते हैं उसको। तो बोलने के भाषा में तो आप उसको चैप्टराइजेशन करते हैं, उसमें लैंग्वेज लिखते हैं, हम इंग्लिश में लिखते हैं। तो किताब को लिखते थे, लेकिन लालू जी को इतना मेरे ऊपर विश्वास था कि हम लिख देते थे तो फिर दोबारा वो सुनते नहीं थे उसको। अच्छा। जो हमने लिख दिया, ठीक है आप जाइए अपना। तो एक होता है कि भाई चलो कोई किसी को आपने इंगेज कर लिया और रात दिन उसके पीछे लगे हुए हैं, कहा। लेकिन लालू जी उस तरह का आदमी, बहुत उदार दिल के आदमी है। एक बार आपको विश्वास कर गए तो वो बोले, उसके बाद से कैसा चैप्टर, क्या हेडिंग होगा, क्या आप लिख रहे हैं। हाँ, उसमें कोई ऐसी बात हमसे तब होती कि उन जो बोले हैं, जो हर आदमी को राइट है कि जिस तरह से अपनी स्टोरी को चाहे उस तरह से बोले अपने बायोग्राफी में, तो उसको उनका ट्रस्ट कहिए, अपना स्किल कहिए, जिस तरह से वो चाहते थे वो किताब उस तरह से आई, उनकी स्टोरी है। तो जब ये किताब आई नलिन जी, तो बड़ा इस पे विवाद हुए, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे बयान आए। तो मतलब लालू जी ने तो सुना ही नहीं था, अब ये सारे बयान आना, सारे कंट्रोवर्सी होना, उसको कैसे रेस्पॉन्ड किया आपने भी, या लालू जी का भी क्या रेस्पॉन्स था उन सारे? जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम्पल दीजिए कंट्रोवर्सी का, तब हम बताते हैं। जो बिहार के नेताओं ने, जैसे सुशील कुमार मोदी ने कुछ बयान दिए, और एक विवादित बयान इनका रविशंकर प्रसाद का भी आया। तो इनके साथ के जो लीडर्स थे बिहार के, बहुत सारी कंट्रोवर्सी जो उस वक्त जब ये किताब आई थी, तो इसके बारे में बहुत सारी कंट्रोवर्सी सामने आई। तो तब उन्होंने नहीं कहा कि कुछ कि आपने, या फिर वो खुश थे जैसा उन्होंने सोचा वैसा ही? उसमें देखिए ये जो लोग थे लालू जी के स्टूडेंट डेज में भी राइवल थे ना। तो जेपी मूवमेंट में जो जेपी ने कैंपेन कमेटी बनाया, तो सारे लोग तो कंपटीटर थे ना लालू प्रसाद जी के। सुशील मोदी हो या रविशंकर हो या और सारे जो लोग थे, वो तो स्टूडेंट लीडर सारे लोग थे ना, डिफरेंट स्ट्रीम से आते थे। लेकिन लालू जी उसमें जयप्रकाश नारायण के सबसे नजदीक हो गए, उन्होंने ही उनको कन्वेनर बनाया ना। तो लेकिन राजनीति तो आप जानते हैं ना कि राजनीति में तो ऑलवेज कंपटीशन रहता है, एक पार्टी में भी कंपटीशन होते रहता है ना। तो मूवमेंट का नेता कौन हो, उस स्टूडेंट डेज में ही लालू प्रसाद जी उस मूवमेंट के लीडर जो थे वो हो गए थे। और जयप्रकाश नारायण का जो इतने बड़े नेता का बर्दाश्त होना, तो एक सेंस ऑफ रिवेलरी तो होगी ही उसमें। उस किताब में ही आपने पढ़ा होगा कि लोग जयप्रकाश जी को कंप्लेन करते थे कि लालू प्रसाद जी एक्सटॉर्शन लेते हैं, तो शराब पीते हैं, तो क्या करते हैं। लेकिन
तो जब किताब आई, ये किताब उसी समय में राजनाथ सिंह जी पर भी किताब आई, तो किसी ने अमित शाह पर भी किताब लिखा था, लेकिन ये किताब एक ही काल खंड में आया, एक ही समय में आया, ये स्मैशिंग हिट हुआ ये किताब। तो ये भी एक भावना हो सकती है कि भाई ये किताब पॉपुलर क्यों हो गया। अमित शाह जी पर उसी समय किताब आई थी, राजनाथ सिंह जी पर आया था, सब लोग बड़े नेता हैं, लेकिन ये किताब काफी हिट हुई और लालू प्रसाद जी ने एक भी बात को उसमें रिफ्यूज नहीं किया, क्योंकि ऐसी कोई बात मैंने अपने मन से तो लिखा नहीं था ना। और जहां तक जेपी मूवमेंट का सवाल है, तो ये तो उसके क्या ध्वजवाहक थे ना। 77 में ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसके बाद से स्टूडेंट मूवमेंट से निकले हुए थे, और 77 में आप 3.5 लाख वोटों से छपरा में जीत के पहली बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए थे। तो काफी पॉपुलर लीडर शुरू से ही थे। तो एक जो सेंस ऑफ आपको एक डिफीट होता है ना, ये इन लोगों के दिमाग में, इनके राइवल्स के, अपने कैपेसिटी में लोग बड़े नेता थे, लेकिन लालू जी के सामने पॉपुलैरिटी के लेवल पर, फ्लेम्बॉयंस के लेवल पर, लोगों में जगह बनाने के लेवल पर, वाकपटुता के लेवल पर ये लोग बहुत कमजोर थे। वो हमेशा ही रहा। हाँ, उनके कंपैरिजन कमजोर थे वो लोग। तो हमेशा वैसा तरह हल रही था, भाई लालू जी का किताब पॉपुलर हो रहा है, या लालू जी को इसमें मिल रहा है कोई चीज, तो थोड़ी उसको सपोर्ट करेंगे वो। हाँ, अगर मान लीजिए कि किसी क्रिटिक, लिटरेरी क्रिटिक की अब बात कहते, अब क्या सुशील मोदी जी प्रशस्ति गान करेंगे लालू प्रसाद का, रविशंकर प्रसाद जी तो खिलाफ ही बोलेंगे ना। हाँ, लेकिन आपको कुमी कपूर या जो राइटर्स हैं जिसने रिव्यू किया इसको, रशीद किदोई ने इस किताब को रिव्यू किया, उन लोगों के बारे में उन लोगों ने थोड़ी कहा कि किताब जो है उसमें, तो इसमें कैसे कई किस्सा कोई ऐसी है जो आपने ओपन एंडेड छोड़ा है। जैसे मैंने परिचय में जो कहानी बोली, तो गुलाब राय जो है लालू जी के बड़े भाई, और उनका जो किस्सा है कि बार बार बीमार पड़ के मर जाते थे, फिर जिंदा हो जाते थे, उस किस्से को आपने यूं का यूं ही छोड़ा है, तो उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है बाद में। और एक दूसरा किस्सा एक भूत वाला है, उसका भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है बाद में। तो ये क्या था, आपने पूछा नहीं उनको उसका कोई एक्सप्लेनेशन बाद में, या फिर ये एक आपका तरीका था कहानी को कहने का? देखिए, कहानी जैसी थी, लेकिन कहानी के पीछे का भी बैकग्राउंड होता है। जो जैसे मैं पहली बार, किताब तो बहुत बाद में लिखा मैंने, लेकिन मैंने गुलाब जी को बहुत पहले देखा था। जब पहले 1990-91 में लालू जी के हम घर गए थे, उनकी माँ जिंदा थी उसमें। तो एक आदमी हल लेकर के और 2 बैलों को लेकर के, लुंगी पहन करके वो आ रहे थे। हमने पूछा कि कौन है, और लालू जी के मुख्यमंत्री बनने की बात की है, बात है। और एक झोपड़ी था वहां पर, एक कुआं था सामने। तो लोगों ने बताया कि लालू जी के बड़े भाई हैं। तो एक इमेज मेरे दिमाग, भाई अभी भी लालू जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन रहे हैं, इनके भाई जो है हल केवल लुंगी पहने हुए थे और पूरा बदन खाली था। तो एक बैकग्राउंड को शो करता है। देखिए, आज के कॉन्टेक्स्ट में वो छोड़ देना ही उचित था, क्योंकि इस तरह की घटनाएं जो है कि मर गए, जी गए, इस विपन्नता में जीवन में ऐसी कहानियां घटते रहती हैं जो हमको लगता है कि, या लोगों को बड़ा रोमांटिक अभी लग रहा होगा, लेकिन ऐसे जहां पर आपको अस्पतालों की सुविधा नहीं थी, जहां पर कोई दवा जानता नहीं था, मर जाता है आदमी तो क्या होता है भाई, उसको सांस बंद हो गया तो हाँ मर गया उसको। तो इतनी ज्यादा बैकवर्डनेस, गरीबी थी ना, किस तरह की कहानियां पढ़ने वाले को हमारे दिल्ली में, पटना में, कहीं और जगहों पर उसको रोमांटिक लगता है। लेकिन दिस इज हाउ द लाइफ इज, लाइफ वॉज। अब तो बहुत परिवर्तन हो गए हैं और बहुत चेंजेस गांव में भी हो गए हैं। 90s के बाद से आपको ये ग्लोबलाइजेशन जिसका असर गांव पर भी पड़े हैं आपको, उसमें तो कुछ था नहीं ना। तो ये सब भूत खेलना, भूतों का बात करना, यही सब था। यही इंटरटेनमेंट भी था। तो लालू जी छात्र जीवन में क्रांतिकारी रहे,
जेपी मूवमेंट का एक बड़ा मजबूत स्तंभ बने, फिर सत्ता में भी आए, मुख्यमंत्री बने, फिर जेल गए, जेल से बाहर आए, उनकी सत्ता भी चली गई। उस दौरान दो बड़ी चीज़ें, एक तो चारा घोटाला और चारा चोर बोला गया, पूरे मीडिया ने जिस तरीके से चलाया, और दूसरा जंगल राज, उनके राज को जंगल राज बोला गया। इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये क्या था वो सारा और क्योंकि आपने तो रिपोर्ट किया है उस दौरान पूरा ज़मीन से, क्या ऐसा कुछ था कि उनके समय में जंगल राज आ गया, पहले कोई बहुत अच्छी स्थितियां थी और बाद में वो बहुत अच्छी स्थितियां हो गई? क्या था ये सारा? ये सब देखिए, रहा सवाल स्कैम का, ये 1982-83 से ही उस पर लंबे कहानी में जाने की जरूरत नहीं है। ये रिपोर्ट है, वो चलते आ रहा था जो कि ट्रेजरी से लोग पैसा निकालते थे। हाँ, इसको मैं लालू जी को, चूंकि कोर्ट में कन्विक्शन हो गया, लोअर कोर्ट में केसेस को चला, वो मैं नहीं मानता हूं कि मैं ये नहीं कह रहा हूं लालू जी उसमें दोषी हैं या निर्दोष हैं, लेकिन वो स्कैम था जो 950 करोड़ का, जो कि सबके सामने है, सबका। हाँ, लालू जी ने उसमें 140-48 FIR किए थे उसमें। इनका पक्ष है कि भाई हम ही इसके विसिल ब्लोअर थे, हम ही को पकड़ लिया गया। इस पक्ष हो सकता है, जो कि हायर कोर्ट में डिस्कशन होगा, डिबेट होगा, कोर्ट उसमें फैसला करेगा। अभी लोअर कोर्ट में इनको कन्विक्शन हुआ उसमें, लेकिन स्कैम तो था। वो लालू प्रसाद जी भी मानते हैं, जगन्नाथ मिश्रा का कन्विक्टेड हुए वो भी मानते थे कि स्कैम तो हुआ था, एक अलग पक्ष है। ये जो जंगल राज वाली बात है, इस कहानी को भी मैं रिपोर्ट किया था। 1997 में क्या हुआ कि लालू प्रसाद जी जेल चले गए, राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री बन गई, नई मुख्यमंत्री थी और बिल्कुल ही उनको कुछ मालूम नहीं था, घरेलू महिला थी, कुछ राजनीति मालूम नहीं था। एक पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उसमें बारिश होती है तो पटना की हालत खराब हो जाती है, गंगा के किनारे है, नदियों से घिरा हुआ है, तो रोड में बहुत आपको ये जल जमाव, वाटर लॉगिंग चारों तरफ हो गया था, बड़ी हालत खराब थी। उसमें कोई PIL किया था, जिसमें हाई कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी, सारे पदाधिकारियों को, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सेक्रेटरी, कॉर्पोरेशन के चेयरमैन, बहुत सारे लोगों को कॉल किया उसने कि क्या है, और बोलते बोलते में खीस में हाई कोर्ट ने उस पदाधिकारियों के बारे में, लालू जी जेल में थे उसमें, राबड़ी जी मुख्यमंत्री थी, उनको कुछ मालूम नहीं है, तो एक वर्बल ऑब्जर्वेशन में कोर्ट ने कहा कि ये जंगल राज है क्या, जबकि कहा उपदाधिकारियों के ऊपर। मुख्यमंत्री तो लालू जी तो जेल में थे, वहां पे एक खराब स्थिति पार्टी की चल रही थी, राबड़ी जी थी तो नई अभी बनी ही थी, 97 का तो बात है। अब इसको हम ही लोगों ने रिपोर्ट किया, उसमें पता नहीं चला, कोर्ट का आपको रिटन ऑब्जर्वेशन भी नहीं है, ओरल ऑब्जर्वेशन है। उसको लेकर के बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी जो थी, उसमें मेन अपोनेंट तो लालू प्रसाद जी की वही थी, नीतीश कुमार भी उधर चले गए थे ना आपको। अब उसको लेके पूरा जंगल राज का जो है एक बना दिया। ये इससे बड़ा हम क्या कह सकते हैं, इससे जब मेकिंग माउंटेन आउट ऑफ मोल हिल का ही कहानी है। अब फिर जंगल राज, अब अखबारों में भी उसको, अब इस कहानी घटना को, छोटी सी घटना थी, हमने रिपोर्ट किया था, स्टेट सारे अखबारों में छोटा सा घटना था, कोर्ट ने, अब बाकी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इशू था, जिसमें पदाधिकारियों को कोर्ट ने इस मैटर ऑफ रिकॉर्ड है बोला। अब इसको ऐसा मैग्नीफाई किया, उस समय आपको याद होगा कि 97 आते आते लालू जी का एक जो रूप था कि मैंने मंडल कमीशन के प्रोटैगोनिस्ट हैं और एंटी RSS और एंटी कम्युनल फोर्सेस के सबसे बड़े नेता हैं, इस तरह का उभर चुके थे वो। तो वो ताकतें तो थी ही अखबार में हावी थे ना उस समय, जो नेशनल मीडिया जो थे। तो फिर जो बीजेपी वाले जो बोलते थे, RSS वाले बोलते थे कि जंगल राज थे, इसको मैग्नीफाई करते थे वो लोग। और आज देखिए अभी भी वो उसको लेकर के कि भाई जंगल राज लौट जाएगा। वो जंगल राज क्या था, एक दिन कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जल जमाव को लेकर के पदाधिकारियों के ऊपर था, और कुछ नहीं था इसमें। ये इसका कहानी का कोई मतलब नहीं है। तो जैसे ये जंगल राज और चारा चोर वाली कहानी रची गई,
वैसे ही एक कहानी और लालू जी के संदर्भ में है कि कमंडल का जवाब मंडल या मंडल का जवाब कमंडल। क्या था वो सारा राजनीतिक परिवेश? ये क्या देखिए, मंडल घटनाएं? और कमंडल, जिसे ये तो फैक्ट है कि 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जब मंडल कमीशन लागू किया, ऑफ कोर्स लालू प्रसाद उसमें बहुत अहम भूमिका था इसमें, कि वो विश्वनाथ प्रताप जी ने लागू किया। उसमें ये आपको लालू प्रसाद जी, मुलायम सिंह यादव, शरद यादव, सब लोगों का, रामविलास पासवान जी, सारे लोग इसके पक्षधर थे और लागू किया। उस समय तो भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट कर रही थी। विश्वनाथ प्रताप सिंह के जनता दल सरकार को बाहर से लेफ्ट भी सपोर्ट कर रहा था, भारतीय जनता पार्टी भी सपोर्ट कर रहा था। मंडल कमीशन लागू हुआ। वो अनाउंस होने के तुरंत बाद सोमनाथ से अयोध्या तक ये यात्रा की शुरुआत इन्होंने की। तो ये मंडल के अगेंस्ट में नहीं था तो क्या था? ये पहले से 89 में इलेक्शन हुआ था। 1989 में विश्वनाथ प्रताप सिंह बने थे ना। तो आपके एजेंडा में पहले से तो भाई सोमनाथ से लेके हाँ, ये लोग राम मंदिर ये सब चला रहे थे। ये इनका जो धार्मिक मुद्दा है, ये भारतीय जनता पार्टी का या जनसंघ के डेज से ये लोग धार्मिक मुद्दा उठाता था। अयोध्या इनका एक इशू था। लेकिन 89 में तो आपने जनता दल से अलायंस किया था ना, सीट तो एडजस्टमेंट हुआ था ना। उस सीट एडजस्टमेंट में तो कहीं नहीं था कि भाई हम सरकार बनने के बाद से रथ यात्रा निकालेंगे और बाबरी मस्जिद के पास जाएंगे ना। लेकिन जैसे ही मंडल कमीशन लागू हुआ, और मंडल कमीशन लागू करवाने वाले में जो बैकबोन जो लोग थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह तो थे ही, वो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने लागू किया। लेकिन उसमें लालू प्रसाद जी का बहुत स्ट्रॉन्ग रोल था। बहुत आगे जितने जो उनके समकालीन नेता थे, शरद यादव जी, मुलायम सिंह जी, रामविलास पासवान जी, उसमें सबसे ज्यादा रोल लालू प्रसाद का था। और उसके बाद ही मंडल को निकाला, तो इसका काउंटर नहीं था तो क्या था वो? ये स्पष्ट रूप से मंडल के विरोध में यात्रा थी, जिसको मंडल और कमंडल कहा गया, जो रियलिस्टिक है। इसमें कोई गलती नहीं है। तो अभी हाल में कब मिलना हुआ आपका लालू जी से? लालू जी से तो मैं दिल्ली आ गया हूँ, तो मिलना कम होता है। लेकिन हमको लगता है कि करीब 2-3 महीना पहले मैं मिला था। ये जो किताब एक गोरखनाथ जी पर आ रही है, उनके टेल्स पर, तो इस संबंध में भी हमारी मुलाकात होती है। उसके बारे में थोड़ा बताइए। ये तो एक अलग ही, जो मैं टाइटल से जो समझ पा रहा हूँ, लॉर्ड्स ऑफ लव, लॉर ऑफ लव, तो ये इंटरेस्टिंग है। क्या है ये, थोड़ा अगर आप देखिए, ये किताब अभी पेंगुइन उसको पब्लिश कर रहा है। और लालू प्रसाद जी से जब उनकी हम ऑटोबायोग्राफी लिख रहे थे, तो लालू प्रसाद का एक दूसरा पक्ष बहुत मजबूत पक्ष है। वो लोक संस्कृति के वाहक हैं। वो सुरठी ब्रजभार, गांव में बहुत सारी स्टोरी जो चलती है, उसको वो शेयर, उनका पैशन है, वो एंजॉय करते हैं उसको। तो हम तो लिख रहे थे पॉलिटिकल बायोग्राफी, लेकिन बात के क्रम में लालू प्रसाद जी इस सब कहानियों को, गांव के जीवन को सुनाते रहते थे। तो जो सुरठी ब्रजभार को खास करके सुनाया, रानी सरंगा के स्टोरी को, भर्तृहरि की स्टोरी को सुनाया, तो हमको लगा कि भाई ये कब की कहानी है। हमको भी लोक कथाओं में बहुत रुचि है, हमारा भी पैशन है। तो मैंने बाद में इस पर रिसर्च करना शुरू किया, और पता चला कि हमको रिसर्च करने के दौरान कि ये सारी अधिकांशतः कहानियां संत गोरखनाथ, बाबा गोरखनाथ से इंस्पायर्ड हैं, जो लव स्टोरीज हैं। अब हीर रांझा का रांझा गोरखनाथ का शिष्य था, सुरठी ब्रजभार का ब्रजभार गोरखनाथ का शिष्य था। ये लव स्टोरी है। आपको हीर रांझा पर तो बहुत सारी फिल्में बन गई हैं, आपको काफी पॉपुलर है पंजाब से के रीजन में। और हमारे यहाँ सुरठी ब्रजभार भी लालू जी का जेनरेशन जो था,
वो गाँव में अब तो लोक कथाओं का एक तरह से क्या कहिएगा, वो एक खात्मा हो रहा है टेक्नोलॉजी के एज में, इंटरनेट के एज में। अदरवाइज जो एंटरटेनमेंट हुआ करता था, लोग सुनते थे और वो एक से एक गाने वाले होते थे उसको। तो मैंने उस पर काम किया तो पाया कि ये गोपालगंज रायसीना तो पॉलिटिकल जीवन है जो, लेकिन ई पक्ष अगर हम लिखते हैं तो ये बहुत ही लास्टिंग, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा, जिसमें लालू प्रसाद जी का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उन्हीं से मैंने सुना इस सब कहानियों को, इसलिए उनके साथ मैंने उसको लिखा है। और जुलाई अगस्त तक वो किताब आ जाएगी। उसकी किताब के बारे में बहुत कुछ कहना अभी ठीक नहीं है, बिकॉज वो कॉपीराइट्स का बात होता है, पेंगुइन का अपना मार्केटिंग होगा, लेकिन वो हमको लगता है कि बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा संस्कृति पर, कल्चर पर, और यह जानने में कि एक्चुअली गोरखनाथ जी का क्या लिगेसी है। और अभी जो लोग गोरखनाथ क्या महंत बने हुए हैं या मुख्यमंत्री बने हुए हैं, क्या गोरखनाथ वैसे थे? वो किताब को पढ़ेंगे तो आपको लग जाएगा कि इंक्लूसिव गोरखनाथ सेंट थे, ब्राह्मणवाद और इस सब के वाहक नहीं थे। अभी भी योगियों में जाएंगे तो विवर्स, बुनकर, मुस्लिम, हिंदू, छोटी जातियों के लोग आपको बहुत योगी मिलेंगे जो सारंगी पर गाते हैं। तो खैर उनकी पूरी परंपरा, उनकी कहानियों को उसमें लिखी गई है। हमको लगता है कि वो तो कुल मिलाकर के एक अलग जो लालू जी का वो है कि वो कहानियाँ, लोक कथाएं, और उसमें भी प्रेम कथाएं, दया की कथाएं हाँ, और वो स्पिरिचुअलिटी से जुड़ करके ऐसा कुछ इस किताब में आने वाला है। लालू जी इसमें लेखक है आपके साथ ही। हाँ, मेरे साथ और ये एक नया पक्ष है जो देखने को मिलेगा लोगों को। यूपीए 1 और यूपीए 2 का ये कहा जाता है कि जो सबसे मजबूत स्तंभ थे वो लालू जी ही थे। और यूपीए 2 के टाइम राजनीतिक रूप से जब अन्ना आंदोलन चल रहा था या 2G स्कीम, इनके बारे में बातचीत हो रही थी, उस वक्त लालू जी के उस वक्त के अगर वक्तव्य को हम देखें, वो बड़ा आगे की दूरदृष्टि के साथ अब पता चलता है कि वो उस वक्त जो बोल रहे थे और जितने अच्छे से चीज़ों को समझ रहे थे, बाद में कई लोगों ने माना भी कि लालू जी ही उस वक्त सबसे सही तरीके से समझ रहे थे कि क्या हो रहा है राजनीतिक रूप से। अभी क्या बिहार में चुनाव आने वाले हैं, आपको क्या लगता है कि अभी क्या स्थिति है और उस तरीके से सक्रिय है? देखिए, लालू प्रसाद जी उस समय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, और आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि 77 से लेकर के और 2013 तक, जब तक कोर्ट से वो बार्ड नहीं हुए, लालू प्रसाद जी देश के उस इन्हें गिने चुने नेताओं में हैं जो कभी हाउस के बाहर नहीं हुए। या तो लोकसभा में, न तो राज्यसभा में, न तो काउंसिल में, न तो विधानसभा में। आपको जब 77 से लेकर के और 2013 तक, जब तक कानूनी रूप से वो चुनाव नहीं लड़ सकते थे, तब तक कभी लोगों ने अपने को लालू जी को बाहर अपने दरबार से नहीं किया। वो चलिए एमपी में हार गए, हारे भी बहुत हैं, जीते भी बहुत हैं, तो फिर एमएलए बन गए, एमएलए हारे तो फिर एमपी बन गए, काउंसिल में चले गए, राज्यसभा में चले गए। तो इस तरह से वो हमेशा प्रतिनिधि रहे। उस समय तक लालू जी को कोई बीमारी वगैरह नहीं हुआ था। फॉर्डर स्कैम में भी कन्विक्शन लालू प्रसाद जी को 2013 में हुआ। चार्जशीट वगैरह होकर के उनका इमेज खराब लोगों ने किया था, लेकिन एक्टिव थे। लेकिन बाद के दिनों में ये सोशल जस्टिस मूवमेंट के लिए अच्छी बात है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जो है पार्टी में, उनके जो छोटे बेटे हैं, उन्होंने कमान संभाला और लालू जी के लिगेसी को, लालू जी को बहुत सात ऑपरेशन हुए, बीमारी हुई, जेल में लंबे दिनों तक अकारण रहना पड़ा उनको। बेल 4-4 साल नहीं होने दिया, नए केसों को लादा। मैं अभी भी कहता हूं कि जो मैंने आपको पहले के बात में कहा कि फॉर्डर स्कैम एक स्कैम था, उसको हमने डिनाई नहीं किया है। ऑफ कोर्स उसमें बहुत सारे प्लेयर थे, हजारों सैकड़ों प्लेयर्स थे। उसमें जजमेंट जो है हाई कोर्ट में, अब क्या अलग बात है। लेकिन बाद के जो केसेस जिन पे लालू प्रसाद पर हुए,
ये तो अकारण केस हुआ ना, इनको जेल में जो रखा गया, आपको 4 वर्षों तक बेल नहीं होने देना, या रेलवे का इसके कोई केस ला देना था, या ये सब तो ये नए बीजेपी का तरीका था। लेकिन खैर, आपको बात आती है पार्टी का, तो पार्टी में तेजस्वी का जो एमर्जेंस है, टेकिंग ओवर फ्रॉम लालू प्रसाद, अब ये जो चुनाव हो रहा है इसमें तेजस्वी जो है और पार्टी जो अंडर द लीडरशिप ऑफ तेजस्वी वो आगे में है। लालू प्रसाद जी तो पार्टी का अध्यक्ष हैं, लेकिन एक तरह से डी जोर रोल उसको कह सकते हैं। अब जिस काल की आप बात करते हैं यूपीए काल का, तो वो डी फैक्टो रोल में थे। अभी तो जिस पार्टी के नेतृत्व में सरकार को बनाए रखने में डी फैक्टो रोल में थे लालू जी, वही पार्टी अभी बिहार चुनाव में थोड़ा असमंजस में दिख रही है। सीट बंटवारे को लेकर के कांग्रेस को कुछ क्लियरिटी नहीं है। उनको पूछते हैं चेहरा कौन है, तो अभी तक चेहरे का नाम नहीं ले रहे, किसकी लीडरशिप में आप चुनाव लड़ रहे हैं। क्या कांग्रेस क्या बार्गेनिंग करती लग रही है? नहीं, हमको लगता है कि ये कोई इशू बहुत बड़ा है। देखिए, कांग्रेस, एनडीए ने अपने, महागठबंधन ने अपने ज्वाइंट मीटिंग में जो 2 बार हुआ, जिसमें राहुल गांधी जी से लेकर के खड़गे साहब थे, अलावा, तो ये कैंपेन कमेटी के जितने भी कमेटी से सबके चेयरमैन हैं तेजस्वी प्रसाद जी। अब ठीक है, टेक्निकल एक चीज है कि उन्होंने मुख्यमंत्री अनाउंस नहीं किया है, लेकिन लीडर तो आप कैंपेन के बन ही गए हैं सारे कैंपेन कमेटी के। तो हमको नहीं लगता है कि ये जो है कि उनके कांग्रेस इसमें किसी दुविधा में है कि वो मुख्यमंत्री पद को प्रोजेक्ट नहीं किया गया है। आपको नरेंद्र मोदी जी को भी याद होगा कि जब नीतीश कुमार जी जब हटे, साथ छोड़े थे, तो कैंपेन कमेटी के चेयरमैन ही बनाए गए थे ना। तो अब इस बात स्थापित है, सबसे बड़ी पार्टी है वो, उसके नेता हैं तेजस्वी प्रसाद जी, लालू प्रसाद जी के लिगेसी के वो सक्सेसर हैं। और सारी पार्टियां जो हैं, आपको सीपीआईएमएल लिबरेशन, जो उनके साथ जो भी लोग हैं, दे थियोरेटिकली दे एक्सेप्ट कि ही इज द लीडर। अपने पार्टी में कोई डिस्प्यूट नहीं है। तो हमको नहीं लगता है कांग्रेस जो है इसमें कोई कुछ ऐसा काम कर रही है जो कि, हाँ, सीट बंटवारा ऑलवेज कठिन काम होता है, ये बहुत आसानी से हो जाए, ये दोनों के लिए हम बता रहे हैं। एनडीए में भी बात होगी, क्योंकि महागठबंधन में जो भी लोग हैं उसके पास स्टेक है ना, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं। सीपीआईएम लिबरेशन का अपना आधार है, कांग्रेस भी राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल सबसे मजबूत, वो सबसे बड़ी पार्टी है। तो स्टेक्स इसमें तो हैं ही। ये भी है कि जब स्ट्राइक रेट देख रहे हैं पिछली बार का, तो कांग्रेस का सबसे खराब रहा है। उनके भी अपने आर्ग्यूमेंट होते हैं कि हमें सीटें इस तरीके की दी गई जहां पर हम कमज़ोर स्थिति में था महागठबंधन, और उसके चलते, और लेफ्ट की पार्टियों का जो स्ट्राइक रेट रहा महागठबंधन में पिछले चुनाव में, वो अच्छा रहा। तो ये कहा जा रहा है कि सीटें लेफ्ट को थोड़ी बढ़ेंगी और कांग्रेस की घटाई जाएंगी। कांग्रेस इस बीच बड़ा कंफ्यूज सा नज़र आ रही है कि प्रदेशाध्यक्ष आप बदलते हैं, दलित प्रदेशाध्यक्ष लाते, और कन्हैया कुमार को आप यात्रा पे निकालते हैं। एक तरीके से आप चेहरा प्रोजेक्ट करते हैं जो अपर कास्ट भूमिहार कम्युनिटी से जो आते हैं। क्या रणनीति लग रही है कांग्रेस की? क्या देखिए, बिहार में क्या चल रहा है कांग्रेस का? अभी बिहार में जहाँ तक सवाल, देखिए, हम कन्हैया कुमार को दूसरे रूप में देते हैं। कन्हैया कुमार जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से गए, लेफ्ट में थे, नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट में बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉइस है नेशनल लेवल पर। वो ठीक है किसी जाति में पैदा हुए हैं, लेकिन उनका जो भी राइज हुआ है या जो भी पहचान है, वो एक सामंती भूमिहार के रूप में जो बीजेपी के साथ बिहार में जो है एंटी मंडल है, वो पहचान उनकी बिल्कुल ही नहीं है। तो खैर, वो तो बात छोड़ दीजिए। रहा सवाल सीटों का, तो नंबर ऑफ सीट से ज़्यादा ये होना चाहिए। कांग्रेस को भी इस बात को समझना चाहिए कि भाई जीतना इंपॉर्टेंट होना चाहिए। अब मान लीजिए कि 70 सीट आपने लिया, आपको 50 सीट चाहे 60 सीट मिला,
लेकिन सीटों का बंटवारा ऐसा हो जिसमें विनेबिलिटी जो है वो ज्यादा हो। देखिए कांग्रेस 40 से कुछ ज्यादा सीटें लड़ी थी, फिर भी 27 सीट जीत गई थी उसके पहले वाले चुनाव में। आपको याद होगा। हाँ। स्ट्राइक रेट कम हो जाना वो कांग्रेस के स्ट्रेंथ को का इंडिकेटर नहीं है, इसलिए कम सीट लड़ा और ज्यादा सीट जीत गया वहां पे। तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ सीट लड़ने से इसका स्ट्राइक रेट कम नहीं हो गया। कुछ इस तरह के सीटों में कैंडिडेट को कहिए या कुछ ऐसे सीटों पर लड़ना कहिए, एडजस्टमेंट का अभाव कहिए कि वैसा, तो इसको जरूर दिमाग में लोग रखा होगा, इस पर काम कर रहा होगा, हमको जो लग रहा है। इसलिए जल्दी तो नहीं हो जाता है कोई काम, क्योंकि लड़ने वालों को अपने स्टेक्स होते हैं। लेकिन ये बात कांग्रेस को भी मालूम है कि 27 सीट जीत लिया था, जबकि 40 से 50 के बीच में सीट वो लड़े थे, और 70 सीट लड़े साहब, 19 सीट आप जीत पाए। तो कहीं ना कहीं से कैंडिडेट में ये सब चीजें, तो इसको वर्कआउट करना पड़ेगा। अब रहा सवाल कि भाई कांग्रेस का प्रिपेयर्डनेस, तो बीजेपी की तरह का प्रिपेयर्डनेस किसी पार्टी का दिखाई आपको नहीं पड़ेगा, इसलिए कि ये इवन लड़ाई नहीं है, अनइवन लड़ाई है। कांग्रेस कभी या आरजेडी भी कभी दिखाई नहीं पड़ सकती। बीजेपी के साथ रिसोर्सेस का मैंने भंडार है उसके पास, सारा रिसोर्सेस के साथ साथ उसके जो कितना खर्च कर सकता है इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। सारे तंत्र पर कंट्रोल है, इंडियन इलेक्शन कमीशन पर कंट्रोल है उसको, सारे पदाधिकारी पर कंट्रोल है, स्टेट गवर्नमेंट के सारे मशीन, माइक्रो मैनेजमेंट उसका कोई सानी नहीं। सोशल मीडिया पर हजारों करोड़ों में वो इन्वेस्ट कर सकता। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड का सामने आया है भाई कि सारे चंदा उसी के पास चले गए। तो लेकिन वो सारी मजबूत मशीनरी को लेकर के चल रहे हैं, लेकिन उनके जो सिपह सालार हैं नीतीश कुमार जी, वो तो अभी बड़े डिस्टर्ब से नज़र आ रहे हैं। जो बीच बीच में उनके वीडियोज आ रहे हैं, जिस तरीके से वो एक कॉमन सेंस या सेंसेज खोते हुए भी नज़र आते हैं। कि अभी कल ही एक वीडियो देखिए नीतीश कुमार जी के एक बहुत बड़ा दिखाई जो पड़ता है हमको, तो नीतीश कुमार जी से 4-5 साल से व्यक्तिगत मुलाकात नहीं है। पहले बहुत बार मिल चुका हूँ, जर्नलिस्ट रहा हूँ वहाँ पर, तो नेता भी अच्छे हैं वो। लेकिन इधर 2-3 वर्षों से उनके एक्टिविटीज से जरूर लगता है कि वो नीतीश कुमार वो नहीं है, वो चीजें उनके कंट्रोल में नहीं है, कहीं ना कहीं से वो बीमारी के शिकार हैं। इसमें ईमानदारी होनी चाहिए कि भाई अगर बीमारी है तो उसको साइंटिफिक तरीके से डॉक्टर्स का एग्जामिनेशन करा के लोगों के सामने रखना चाहिए कि क्या बीमारी है, उसका उपचार होना चाहिए, उनका टेकन केयर, उनका केयर होना चाहिए। लेकिन वो जो एक्टिविटी उनसे हो जा रहा है, अनलाइक नीतीश कुमार, इसका कंप्लीट दोषी बीजेपी भी है, भयंकर दोषी है। आप क्यों किसी लालच में इस तरह से आप उनको प्रोटेक्ट कीजिएगा ना, और नीतीश कुमार को मालूम नहीं है कि क्या हो रहा है। ये दिक्कत वहां पर हो गई है, जिसका फायदा उठा करके बीजेपी बहुत सारी चीजों को कंट्रोल करने में लगी हुई है, जो कि देश के साथ, राज्य के साथ नाइंसाफी है। तो कैसे आगे जाएंगे ये? मतलब एक तरीके से ये है कि अगर ढंग से ऑब्जर्व कर रहे हैं लोग, तो ये तो वो तो समझ में आ रहा है कि नीतीश कुमार तो अब उस स्थिति में रहे नहीं है कि वो अगली बार सत्ता संभाल सके। किसके चेहरे पे चुनाव लड़ने जाएंगे? एनडीए, बीजेपी? ये लोग तो डबल बात करता है ना, बोलता है कि नीतीश कुमार ही नेता रहेंगे और मुख्यमंत्री अनाउंस नहीं करता है। इस तरह के कारनामे एक पार्टी को ले लेने में या तोड़ लेने में जब समय उसका खराब हो, तो इन लोगों तो भाई महाराष्ट्र से लेकर के और बहुत सारे मध्य प्रदेश में, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में, आप लोगों ने गोवा में देखा है ना इस तरह से लोग क्या करते हैं। तो ये तो तय है कि लोग अगर उस पोजीशन में आए, हम नहीं जानते हैं कि ये लोग चुनाव जीत करके उस पोजीशन में आएगा, ये पता हमको नहीं है। लेकिन अगर जिस दिन वो जेडीयू आरजेडी बीजेपी मिल के बहुमत में आ जाएगा, उस दिन ये स्थापित बात है कि इनको नहीं लोग बनने देगा ना, ये तो तय बात है। हाँ, अभी नीतीश कुमार जी के साथ दिक्कत क्या है कि उनको पता नहीं है कि क्या हो रहा है, बहुत सारी चीजों पर उनका कंट्रोल नहीं है।
अभी सीट की बात चल रही है, तो उसमें कौन सीट देगा, क्या उस पोजीशन में बेचारे नहीं है नीतीश कुमार जी। और दूसरी तरफ आपको क्या लग रहा है, आरजेडी की या महागठबंधन की जो तैयारियां है पिछले चुनाव के बनिस्बत, इस बार क्या लग रहा है हमको कि लगता किस है कि दिशा में? बेहतर करना चाहिए। देखिए, वो बहुत 2020 में एक तरह का क्राइसिस का सिचुएशन था आरजेडी के सामने। लालू जी जेल में थे, तेजस्वी अभी स्थापित अपने भीतर हुए होंगे, पार्टी के भीतर उसमें और सारे लीडर लोग थे, तो स्थापित नहीं हुए थे। और उस समय आपको 32-36 मीटिंग नरेंद्र मोदी जी ने किया था। बेहतर पोजीशन में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, तो आज के तरह की मानसिक स्थिति हो सकता है उतनी खराब उसमें नहीं हुई थी, रिसोर्सेज भी उनके पास कम थे। लेकिन वो आपको चुनाव के 20 दिन 25 दिन पहले तक कोई तेजस्वी जी को वो नहीं सोचता था कि इस तरह से इसको सब फॉरगॉन कर बीजेपी जीत रही है। लेकिन इन्होंने 10 लाख नौकरी का वादा दिया, फिर सिंचाई, महंगाई, गरीबों की बात, रियल इश्यूज पर इन्होंने ड्वेल किया इस चीज को। तो आप देखें कि बिल्कुल विस्कर से पावर आते आते बच गया सबसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में। तो अभी 2020 से 2025 के बीच में देखते हैं आप, तो भाई नीतीश कुमार में तो कमी साफ दिखाई पड़ती है ना। बीजेपी का भी क्या अचीवमेंट है वहां पर? कोई अचीवमेंट तो नहीं है। लेकिन तेजस्वी के पार्टी का तो अचीवमेंट है ना। जब भी सरकार में आने का मौका मिला तो जो उन्होंने कहा उसके टू ए ग्रेट एक्सटेंट करने का कोशिश किया। उनको रोड मिनिस्टर के रूप में या हेल्थ मिनिस्टर के रूप में उन पर तो कहीं से कोई आप नहीं निकाल सकते। जब भी मौका मिला तो उन्होंने किया। नौकरी को देने की बात आई तो उन्होंने नौकरी दी। कास्ट सर्वे में सबसे बड़ा रोल बढ़ चढ़ के हुआ। अभी भी उसके लिए आंदोलन कर रहे हैं कि भाई अतिपिछड़ों उसका हक मिलना चाहिए। तो आपको अगर कंपैरिजन कीजिएगा तो 2020 से 2025 में इजाफा ही आपको दिखाई पड़ेगा महागठबंधन में। सीपीआई में लिबरेशन है उनके साथ, तो भी जिस तरह के आंदोलन को चलाते हैं, जो काम करते हैं उसमें, तो उन लोगों ने लोकसभा में अच्छा किया है, 3-3 सीट जीते हैं। कांग्रेस भी कहिएगा तो पावर में नहीं है, तो कांग्रेस पावर में नहीं है तो उस पर अपना आंदोलन जो करना है वो कर रहा है। तो इसमें अगर कमी निकालना होगा तो जो सत्ता में है उसी के पर कमी निकालेंगे ना। तो हमको लगता है कि बेहतर पोजीशन 2020 के कंपैरिजन में रहना चाहिए महागठबंधन का बिहार में। अभी चर्चा में एक और बड़ा विषय है, तेजस्वी जी के जो बड़े भाई हैं, लालू जी के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव, उनका पहले शादी हुआ, शायद 2 तलाक का केस अभी चल रहा है। अभी 2-4 दिन पहले सोशल मीडिया पे एक तस्वीर उनके ही ट्विटर हैंडल से डाली गई और फिर बाद में हटाई गई। फिर उनको पार्टी से निकाला लालू जी ने, पार्टी और परिवार से भी निकालने की घोषणा हुई। ये जो सारा घटनाक्रम चल रहा है, इसका क्या असर देखते हैं आप? क्योंकि इस पर चर्चा बहुत छिड़ी हुई है पूरे बिहार के उसमें। तो देखिए, आपको सही मैं बताऊं तो लालू प्रसाद जी का मैं बायोग्राफर हूं, ऑफिशियल बायोग्राफर हूं। लालू प्रसाद जी इस तरह के नेता नहीं हैं कि वो बहुत पारिवारिक ये सब बातों को वो डिस्कस करते हो। और मेरी भी मुलाकात लालू जी से उस घर के इशू को लेकर के बहुत बात मेरी नहीं होती है। हाँ, लार्जर क्वेश्चन को देखिएगा तो हमारा गुड विशेष है कि परिवार की पारिवारिक स्थिति है उन लोगों की ठीक हो जाए। लेकिन लार्जर राजनीति पर इसका असर जो है मुझे दिखाई नहीं पड़ता है। अब देखिए, अब शादी 2018 में हुई, तुरंत खटपट वगैरह शुरू हो गया। अब हस्बैंड वाइफ के बीच में क्या होता है दुनिया में कोई जान सकता है? कुछ उसकी अपनी ऐसा फैमिली का ऐसा इंट्रीग होता है कि उसमें हस्बैंड वाइफ के बीच में थर्ड पार्टी पता ही नहीं चलेगा ना आपको। अब वो कोर्ट में मामला है, ये बहुत ही पारिवारिक और व्यक्तिगत इशू हो जाता है। अभी भी जो आया तो निहायत ही वो व्यक्तिगत, और कोई अनुष्का यादव कोई फोटो छप गया तो हमने भी फोटो में देखा है सब। लेकिन ये बहुत व्यक्तिगत बात है और
वो परिवार में ही अगर हल होना होगा तो फिर परिवार में ही हल होगा वो। लेकिन इसका लार्जर जो असर है राजनीति के ऊपर मुझे दिखाई नहीं पड़ता है। हमको नहीं लगता है कि राजनीति पर, सोशल जस्टिस मूवमेंट पर, या जो महागठबंधन का जो राह है, या इवन एनडीए का कुछ फायदा एनडीए को मिल जाए इस लालू के परिवार में कुछ होने से, ये सब होने जाने वाला नहीं है। लोग जानते हैं कहाँ किसके पक्ष में है, कहाँ कैसे हो रहा है। अब दोनों को नहीं होगा, आपको ये नहीं कि आरजेडी को या इंडिया के अलायंस को बहुत कुछ घाटा उससे हो जाएगा, ऐसा कुछ। अब लोग चर्चा करेंगे उसमें, लेकिन वोट में हमको लगा असर पड़ेगा, और नहीं इसका बहुत फायदा हो जाएगा एनडीए को, बीजेपी को। अब उसके परिवार में कुछ हुआ, हस्बैंड वाइफ के बीच कहते हैं कोई उनकी मोहब्बत किसी से करते हैं, या कुछ पिताजी ने कुछ एक्शन ले लिया, इससे बीजेपी को बहुत फायदा हो जाए, ये सब होने वाला नहीं है। ये है भी भारतीय राजनीति में निजी जीवन पे चर्चाएं होती है, लेकिन उसका बहुत असर, क्योंकि हमारे तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि उनके रगों में सिंदूर दौड़ता है। फिर लोगों ने कहा तो आपने तो अपने सिंदूर का ही सम्मान नहीं रखा। हाँ। लेकिन उस चीज का कभी कोई फर्क ऐसा पड़ा नहीं? नहीं पड़ता है ना भाई। देखिए, चर्चाएं बहुत होती है, चर्चाएं होती है। अब उनके भी यशोदा जी को लेकर के चर्चा होती है। शादी इन्होंने 2014 में अपना डिक्लेयर किया इलेक्शन में कि भाई हम शादीशुदा हैं, उसके पहले कोई जानता नहीं था। उस पर कुछ चर्चा होने लगी, सोशल मीडिया का जमाना है और एम्पलीफाई हो करके। लेकिन इससे प्रधानमंत्री जी के प्रोस्पेक्ट पर कहाँ कोई असर पड़ता है? हाँ, कोई असर। जिसको वोट देना होता है वो वोट देता है, जिसको नहीं देना होता है चर्चा लोग करने लगते हैं। तो यही इसी तरह से आप ले सकते हैं लालू जी के परिवार में जो हुआ है, चर्चा वर्चा तो भाई गप करने के लिए कुछ कर सकता है। लेकिन अभी बिहार की राजनीति में और भी प्लेयर्स की चर्चाएं, बिहार की राजनीति में और भी प्लेयर्स की चर्चाएं होने लगी है। एक वो जन स्वराज वाले पीके प्रशांत किशोर हैं, पासवान भी एक तरीके से, चिराग पासवान मजबूती में नज़र आते हैं। कैसे देखते हैं आप ये? चलिए, चिराग पासवान तो एनडीए के साथ हैं, लेकिन ये पीके का क्या असर होने वाला है? देखिए, ये देखने की बात होगी। है क्या कि ये पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट थे, बहुत सारे राज्यों में मुख्यमंत्रियों के साथ इन्होंने काम किया। इनको पॉलिटिकल मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस तो है। 2 वर्षों से ये घूम भी रहे हैं, अपनी बातों को कह रहे हैं। जो इनके अपोनेंट है बोलते हैं कि बीजेपी स्पॉन्सर्ड हैं, लेकिन वो अपने बोलते हैं कि भाई माइग्रेशन के इशू को लेकर हम काम करते हैं, हम अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करना चाहते हैं। रियल इशू की बात वो अपने करते हैं, लोगों से अपना एड्रेस करते हैं। लेकिन चुनाव में क्या होगा, उनका कहाँ तक परफॉर्मेंस होगा, ये देखने की बात होगी। मैं उनको ये नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी के स्पॉन्सर्ड हैं, या हाँ एक अपोजिशन के रूप में अपना जगह बना रहे हैं, इसलिए उन पर जजमेंट देना ठीक है। मेहनत भी कर रहे हैं, वो काम भी कर रहे हैं, जा रहे हैं लोगों के बीच में। लेकिन चुनाव में कितना आरजेडी या महागठबंधन जो है, ये स्थापित फोर्स है, वहाँ पर प्रूवन फोर्स है। भारतीय जनता पार्टी का अपना हिंदुत्व वाला जो उसका है, वो भी एक ताकत है वहाँ पे। चिराग पासवान जी के पास एक रामविलास जी का लेगेसी है, जिसको उनको लेके चलना है। पहले भी बहुत बड़ा नहीं था, वो ठीक है, जहाँ रहते हैं वहाँ पर लोग जीत जाते हैं, लेकिन वो आरजेडी की तरह व्यापकता में पार्टी नहीं है। अपने कम्युनिटी के बीच में रामविलास जी का तो था ही, इनका भी मामलों मान के चलते हैं, उनका लेगेसी इनके पास है, तो ठीक है। लेकिन प्रशांत किशोर जी चुनाव ही डिसाइड करेगा, ये उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है कि इनके पॉलिटिकल जो ऑपरेशंस थे, जो एक्टिविटी थे, उसको लोगों ने कितना एक्सेप्ट किया, इसको देखने की बात है। बिहार की राजनीति में जातियों पे, और मतलब मान लीजिए आरजेडी का एक समीकरण है MY मुस्लिम यादव वोट का, तो लेकिन फ्रैक्शंस इतने ज़्यादा हैं कि अपर कास्ट, और अपर कास्ट में भी भूमियार अलग, ब्राह्मण और राजपूत उनका एक अलग फ्रैक्शन नज़र आता है। फिर पिछड़ों में भी पिछड़ा और अति पिछड़ा का फ्रैक्शन है, दलित में भी दलित महादलित का फ्रैक्शन है, मुस्लिम वोट में भी ओवैसी साहब ने कुछ सेंधमारी करी थी।
अब की बार क्या लगता है, क्या समीकरण? देखिए, ब्रॉडर समीकरण हुआ कि महागठबंधन ये एनडीए के साथ ब्रॉडर तरीके से अपर कास्ट जो पहले कांग्रेस के हुआ करते थे वो शिफ्ट किए एनडीए में। अब ठीक है, लोकल लेवल का बात अलग है, लेकिन ज़्यादातर जो उसका वोट है वो अपर कास्ट का जो है वो एनडीए के साथ रहेगा। पिछड़ों का वोट जो है महागठबंधन में आएगा। हाँ, अब उसमें पिछड़े और अति पिछड़े अभी सर्वे में आया है कि वो 36% है। तो अब इनको यही इंश्योर करना पड़ेगा इन लोगों को कि भाई वो जो अति पिछड़े हैं उनका नंबर सबसे ज्यादा है, उसको पता चलना चाहिए कि हमारे पार्टिसिपेशन, हमारा पॉलिटिकल हो रहा है, हमारा रिप्रेजेंटेशन हमको मिलना चाहिए। इसको ये लोग ठीक से एड्रेस करेगा तो सोशल जस्टिस के फ्लैंक्स में वो आते हैं और ये काम इन लोगों को करना है। लेकिन अपर कास्ट के बारे में भूमिहार बटा हुआ है, ब्राह्मण बटा हुआ, उसमें आप नहीं जा सकते हैं। ज्यादातर वोट जो है वो एनडीए को ही जाएगा। और दलित महादलित का भी वोट आपको देखिए, आकर्षण राहुल गांधी की तरफ भी बढ़ा, उन पर अत्याचार बढ़ा है भारतीय जनता पार्टी के टाइम में, ये दिखाई पड़ रहा है। दलित माइनॉरिटी का तो बात ही आप जानते हैं कि भाई वो तो डिप्राइव्ड हैं और ऑब्वियसली उसके अगेंस्ट खेमे में ऑफ कोर्स बीजेपी ने अपना कुछ टोकनिज्म के तौर पर वो काम करता है उसमें महादलितों और पिछड़ों के बीच में भी। लेकिन अब इस समझदारी भी लोगों के पास है, टोकनिज्म भी अगर मिलना होगा हमको, एक्चुअल हक हमारा जो मिलेगा तो इस सोशल जस्टिस मूवमेंट में ही मिलेगा, बीजेपी के साथ नहीं मिलेगा। चलिए नलिन जी, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और क्योंकि किस्से कहानियों वाले व्यक्ति हैं आप, तो बातें तो ख़त्म हो नहीं सकती, बातें तो फिर भी चलेंगी, आगे भी चलेंगी। आखिर में हम एक चीज़ जो लालू जी कह रहे हैं कि उनको कुलदीप नैयर ने फैज़ अहमद फैज़ की कुछ पंक्तियाँ सुनाई, हम उसके साथ बात ख़त्म करते हैं। जिस दज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। आप भी पढ़िए, लालू जी की जीवनी है ये, और सहमतियाँ असहमतियाँ आलोचनाएं बहुत कुछ हो सकती हैं, लेकिन एक बड़े दिग्गज भारतीय राजनीति के पिछले 40-50 सालों में रहे हैं और उनके ऊपर आपका तो काम है ही। शुक्रिया नलिन जी, फिर मिला जाएगा कभी, और धन्यवाद।